हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है नाइट स्विंग। ये हॉरर थ्रिलर मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और लोगों द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद भी की गई है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर्स फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते हैं अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हमें ईयर 1992 का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक घर देखने को मिलता है। इसके सराउंडिंग्स के अंदर एक विशाल स्विमिंग पूल भी हमें देखने को मिलता है और उस घर में रहने वाले फैमिली में 2 बच्चे होते हैं, जिसमें बेटी का नाम रेबेका होता है और बेटे का नाम थॉमस होता है। और थॉमस उस वक्त बहुत ही ज़्यादा बीमार होता है। तब रात में अचानक से रेबेका की नज़र स्विमिंग पूल में पड़े उसके भाई के खोए हुए वाटर बोट पर पड़ती है, जो उसके भाई को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इसलिए अपने भाई को खुश करने के लिए रेबेका अकेले ही उस टॉय बोट को निकालने के लिए जाती है एक स्कीमर नेट से। लेकिन तभी अचानक से एक अदृश्य शक्ति रेबेका को पुल के अंदर खींच ले जाती है और अगले ही पल रेबेका पुल में कहीं नजर ही नहीं आती। मतलब वो मारी जा चुकी थी। से शिफ्ट होता है और स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम रे और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। रे अपने वाइफ ईव और अपने 2 बच्चों के साथ, जिनका नाम एलियट और इजी होता है, उन्हीं के साथ एक नए परमानेंट घर के तलाश में आए हुए थे। और अगर हम बात करें रे की, तो रे एक रिटायर्ड बेसबॉल प्लेयर है, जिसे फोर्सफुली उस उम्र में रिटायर होना पड़ा था क्योंकि रे फिजिकली इल था और अब वो टीम को ज्वाइन करने के लायक नहीं था। और तभी वहाँ से ट्रेवल करके जाते समय रे को एक घर नजर आता है, जिसे वो लोग देखने के लिए जाते हैं। और उस घर के सराउंडिंग में एक विशाल पूल होता है और ये वही घर था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा हुआ था। और लेकिन उस वक्त उस पुल को पूरी तरह से ढक कर रखा गया था। और रे जब उस पुल के पास जाता है तो वो अचानक से उस पुल में गिर जाता है, एक तैरते हुए बॉल को पकड़ने के चक्कर में। लेकिन वो किसी तरह से बाहर निकल आता है, जिसके बाद ईव उसे एक डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाती है, क्योंकि उस वक्त रे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। और उसे डॉक्टर व्हीलचेयर का सहारा लेने के लिए भी बोलती है और कहती है कि रे को एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना होगा और उसे वाटर थेरेपी लेने के लिए भी बोलती है। और इसलिए वो उसी घर को खरीद लेते हैं, क्योंकि उस घर का रेट उनके बजट में भी था और उनके बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और उस घर में एक स्विमिंग पूल भी था, जहाँ पर रे वाटर थेरेपी भी ले सकता था। और इसलिए वो तुरंत ही उस घर में आ जाते हैं और पूरी फैमिली जुट जाती है पूल को क्लीन करने में। और क्लीन करने के चक्कर में रे पूल के पैसेज में हाथ डाल देता है, जिसके अंदर कोई शार्प से चीज रे के हाथ को पूरी तरह से इंजर्ड कर देती है। और तभी उसमें से एक ब्लैक कलर का पानी निकलने लगता है और इसलिए वो समझ नहीं पाते कि ये सब क्या है। और इसलिए वो मेंटेनेंस वालों को उसे ठीक करने के लिए बुलाते हैं। तब वो आदमी उस पुल के बारे में इंस्पेक्शन करता है और ये रिवील करता है कि वो पुल सेल्फ सस्टेनेबल है। मतलब कि वो पुल स्वतः से ही एक स्प्रिंग के पानी से पुल को भर देता है और मेंटेन रखता है। मतलब वो पुल एक अंडरग्राउंड वाटर चैनल के जरिए एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, जहाँ से वो सारा पानी आता है। और वो आदमी ये जानने के बाद शॉक्ड रह जाता है। लेकिन पुल को ठीक करने के बाद पूरी फैमिली पुल का मजा लेने लगती है और वो सब मिलकर कॉइन्स के साथ में गेम्स भी खेलते हैं। रे फिजिकली इल था, इसलिए वो काम पर नहीं जाता था और ईव पर ही घर को संभालने की सारी जिम्मेदारियां थी। इसलिए ईव काम कर करके बहुत ही ज्यादा टेंस फील करने लगी थी। और तब ईव अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए रात में भी स्विमिंग करने के लिए निकल जाती है अकेले ही। लेकिन कुछ ही देर बाद ईव रे के एक झलक को स्विमिंग पूल के पास खड़ा हुआ देखती है। लेकिन अगले ही पल वो चीज वहां से गायब हो जाती है और लाइट्स भी फ्लिकर करने लगती है, जिसे देखकर ईव बहुत ही ज्यादा डर जाती है और इसलिए वो डर के मारे वहां से भाग निकलती है। और घर में आने के बाद वो रे से पूछती है कि क्या वो वहाँ पुल के पास था। तब रे कहता है कि वो तो अपने कमरे में सो रहा था। और ईव के घर के अंदर जाने के बाद भी उनकी कैट स्विमिंग पूल के पास उसी टॉय बोट को नोटिस करती है, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा हुआ था। जिसके बाद से ही दूसरे सुबह वो कैट गायब हो जाती है और पीछे छूट जाता है उस कैट का नेक बेल्ट, जिसकी वजह से एलियट बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता है। लेकिन रे जब अपने घाव को देखता है तो वो देखता है कि उसके घाव भर चुका था और उसके निशान भी गायब हो चुके थे। और इसे देखकर रे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और कैट के खो जाने की वजह से वो लोग रात में पुल को कवर करने की सोचते हैं। और उसके बाद जब रे दोबारा से डॉक्टर के पास जाता है चेकअप के लिए, डॉक्टर भी शॉक्ड रह जाती है रे के बॉडी में इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट देख के। इसे सुनकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और रे सोचता है कि वाटर थेरेपी की वजह से
उसकी हेल्थ में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। नेक्स्ट डे एलियट रे के पास जाता है और एक कॉइन पर चिन्ह बनाकर देने के लिए बोलता है, बिल्कुल एक फिशिंग कॉइन की तरह, ताकि रे जब पूल में एंटर हो तब उसे वो कॉइन ढूंढने को मिले। तब एलियट पूल में जाकर अकेले ही अंडर वाटर खेलने लगता है अपने टॉय के साथ में। लेकिन तभी हम कॉइन के जार के पास एक परछाई को आते हुए देखते हैं, जिसके तुरंत बाद ही पूल में एकाएक कॉइन्स गिरने लगते हैं और एलियट सोचता है कि शायद उसके डैड वो कॉइन्स फेंक रहे हैं उसके साथ गेम खेलने के लिए, और इसलिए एलियट नीचे से सारे कॉइन्स इकट्ठा करने लगता है। लेकिन जब वो पुल से बाहर आता है तब वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता और एलियट सोचता है कि शायद इजी उसके साथ में मजाक कर रही है, और ये देखकर वो डर जाता है। और तभी एलियट देखता है कि उसका टॉय कहीं गायब हो गया है, और जब वो पुल में देखता है तब एक पैसेज के बीच में उसका टॉय पड़ा हुआ था। तभी एलियट पुल में से एक लड़की की आवाज़ सुनता है जो खुद का नाम रेबेका बताती है और कहती है कि वो अपने माँ को ढूंढ रही है। और तभी एक डरावना काला सा हाथ आकर एलियट को खींचने लगता है अपनी तरफ, और एलियट इस इंसिडेंट से बिल्कुल डर जाता है और अपनी जान बचाकर किसी तरह भागने की कोशिश करता है, और वो भागकर अपनी माँ के पास पहुंच जाता है और उनसे इसके बारे में सब कुछ बता देता है। तब उसकी माँ तो एलियट की बातों को सीरियसली लेती है, लेकिन रे को ये सिर्फ एक मजाक लगता है और वो सोचता है कि शायद एलियट बातें बना रहा है, और वो लोग एलियट की बातों पर गौर ही नहीं करते। सीन शिफ्ट होता है और हम एलियट को बेसबॉल खेलने जाते हुए देखते हैं, जिसके बाद रे भी एक बार बेसबॉल खेलकर ट्राई कर ही लेता है, जहाँ पर वो बॉल को इतने जोर से हिट कर देता है कि बॉल के तो चिथड़े उड़ जाते हैं और बॉल काफ़ी दूर जाकर गिरता है कि कोई उसे ढूंढ ही नहीं पाता। और ईव भी तब हैरान रह जाती है ये देखकर, क्योंकि ईव ने पहले कभी रे के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं देखी थी और उसे अब उस पुल के पानी पर शक होने लगा था। रात को रे और ईव कहीं बाहर जाने वाले थे, इसलिए एलियट और इजी अकेले ही घर में रहने वाले थे। तब इजी मौका देखकर अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है और एलियट को धमकी देती है कि अगर उसने मॉम के इसके बारे में कुछ भी बताया तो ठीक नहीं होगा, और बेचारा एलियट इजी की बातों को मान जाता है। जिसके बाद इजी और उसका बॉयफ्रेंड पूल में गेम्स खेल को एंजॉय करते हैं। हाँ, वो दोनों आँख बंद करके एक दूसरे को पूल में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इजी की ढूंढने की पारी आती है उसका बॉयफ्रेंड पुल से बाहर निकल जाता है और इजी उसे अंदर ही ढूंढती रह जाती है। और तभी इजी कुछ आवाज़ें सुनती है और हम इजी के पीछे एक डरावने एंटिटी को देख पाते हैं जो इजी को पानी के अंदर तक खींच ले जाता है, और वो जगह स्विमिंग पूल से गहरी थी। उसके बाद तो इजी बिल्कुल ही डर जाती है और किसी तरह मशक्कत करके पुल से बाहर निकल आती है, और वो ये बात अपने बॉयफ्रेंड को भी बताती है। लेकिन तभी इजी की मॉम और डैड घर पर आ जाते हैं और इजी के बॉयफ्रेंड को तो वहाँ से भागना पड़ जाता है। नेक्स्ट डे एलियट इजी के पास जाता है उससे पूछने के लिए कि कल रात वो किस चीज़ से डरी थी, क्योंकि उसने भी उस सेम चीज़ को एक्सपीरियंस किया था। लेकिन इजी एलियट को चुप रहने के लिए बोलती है, क्योंकि सब उस घर में आने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश थे और उसके डैड बिल्कुल ठीक हो गए थे। और वो सोचती है कि अगर वो पुल हॉन्टेड है तो उसने उसके डैड को क्यों ठीक किया, और वो सोचती है कि उस पुल के एंटिटी काफ़ी अच्छे हैं। और उसी दिन उसके डैड ने अपने घर पर एक पुल पार्टी रखी हुई थी एलियट की मूड को फ्रेश करने के लिए, लेकिन एलियट वहाँ पर नहीं जाता और वो सब कुछ एक कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था, और वो नीचे पुल के पास सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। और तभी पुल के पास एक बच्चा रे के पास आता है, रे के द्वारा मारे गए उस बेसबॉल को लेकर, और वो वहाँ पर रे का ऑटोग्राफ लेने के लिए आया था। और रे तब उसे ऑटोग्राफ देने के बाद उस बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर गेम खेलने लगता है। और ईव को तभी अपने लेडी एजेंट के जरिए, जिसने उसे वो घर दिलाया था, पता चलता है कि पुल में रेबेका नाम की बच्ची की डूबने से मौत हो गई थी। और तभी वहाँ पुल में रे को पुल की नेगेटिव शक्तियाँ पोजेस कर लेती है और वो उस बच्चे को और खुद भी पुल में डूब के मारने लगता है। लेकिन अहम वक्त पर एलियट वो सब कुछ देख लेता है और तब सब लोग किसी तरह रे और इस बच्चे की जान बचा लेते हैं। लेकिन वो लोग रे की साइको हरकत की वजह से उनसे नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद तो एव उस जगह पर अपने फैमिली के साथ एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, रे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसकी सांस तब हलक में अटक जाती है, और तब उन्हें रे को वापस से घर के अंदर लाना पड़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि रे उस वक्त से कुछ बहकी बहकी सी बातें करने लगा था, सिर्फ उस पुल के बारे में। इसके बाद तो एव स्विमिंग पूल के पानी को पूरी तरह से खाली कर देती है और फिर वह इंटरनेट पर रेबेका की मौत के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। और तब उसे पता चलता है कि इतने सालों में जितने भी लोग वहाँ पर रह चुके थे, उनकी फैमिली से कोई न कोई उस पुल में मारा जा चुका था, जो जानकर वो शॉक्ड रह जाती है। और इसलिए वो उस पुल के बारे में जानने के लिए रेबेका की माँ से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि उस जगह के करीब वही अकेली औरत बची थी उस घर में रहने वाली। और जब
ईव रेबेका की माँ के घर पर पहुंचती है तो वो देखते है कि रेबेका की माँ बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी और वो बहुत ही ज्यादा बीमार भी थी। तब ईव घर के अंदर जाने के बाद रेबेका की माँ से रेबेका की मौत के बारे में जब पूछती है, तब रेबेका की माँ कहती है कि उनकी तो कोई बेटी थी ही नहीं और उनका तो सिर्फ एक बेटा है जो काफी नामी है और इस वक्त वो वॉशिंगटन में है। और ये ईव के लिए बहुत ही हैरानी की बात थी कि कैसे कोई माँ अपने बच्चे के बारे में ऐसा झूठ बोल सकती है। ईव तब उनसे अपनी सारी आपबीती बता देती है और उनसे हेल्प मांगती है, लेकिन तभी उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और तब उनकी आंखों से उसी तरह का एक ब्लैक कलर का टीयर्स निकलने लगता है। जिसके बाद वो ईव से बताती है कि जिस जगह पर वो पुल इस वक्त है, किसी ज़माने में वहाँ पर एक स्प्रिंग हुआ करता था जो विशिंग वेल की तरह काम करता था और लोगों के विशेष को पूरा करता था। और जब लोगों को उस स्प्रिंग की खासियत पता चली तब वो लोग उस स्प्रिंग को वर्शिप करने लगे होंगे। लेकिन विश पूरा होने के बाद जैसे उस पानी में व्हर्लपूल आने लगता है, वो किसी न किसी की जान लेगी सेक्रीफाइस के तौर पर, कि एक विश को पूरा करने के लिए दूसरे की सेक्रीफाइस देनी ही होगी। ये उस स्प्रिंग का नियम था ताकि वो स्प्रिंग अपने पावर मेंटेन कर पाए लोगों के विश को पूरा करने के लिए। और इसी तरह से थॉमस को ठीक करने के लिए उस पुल ने रेबेका की सेक्रीफाइस ली, रेबेका की माँ को अपना वेसल बना के। और उस दिन जिस दिन रेबेका की मौत हुई, रेबेका की माँ अपने बच्चे को तड़प कर मरते हुए देख रही थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो पूरी तरह से उन पुल की एंटिटीज के कब्जे में थी और उस पुल का एंटिटी हमेशा के लिए वहीं पर रहेगा। और अगर ईव उस घर को छोड़कर चली भी जाएगी तो दूसरा जो कोई भी उस घर में आएगा वो उसका अगला शिकार होगा। और इसी तरह से रे ठीक हुआ है तो इजी या एलियट इनमें से किसी एक की बलि चढ़ेगी। और उस वक्त रेबेका की मॉम की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो पॉजेस हो जाती है। और तब ईव घर भागने की कोशिश करती है अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, लेकिन घर पर तो रे पहले से ही पॉजेस हो चुका था। और जैसे ही इजी और एलियट घर आते हैं, एलियट ग्लास के पानी में एक अजीब सा व्हर्लपूल देखता है जैसे कि रेबेका की मॉम ने बताया था। और तभी एलियट अपने खोई हुई बिल्ली की म्याऊं की आवाज़ सुनता है और वो अपने बिल्ली को ढूंढते हुए पुल के पास जाने लगता है, लेकिन वो उसकी बिल्ली नहीं थी बल्कि सिर्फ एक छलावा था जो एलियट को पुल के अंदर घसीट ले जाता है। और तब कवर अपने आप ही खुलकर पुल को ढक देता है, जिसे रोकने की कोशिश इजी कर रही थी, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाती। लेकिन तभी उसकी मॉम वहां पर आकर पहुंच जाती है और तब वो इजी को अंदर जाकर हेल्प मांगने के लिए बोलती है। लेकिन इजी जब अंदर पहुंचती है तब उसके पॉसेस डैड इजी को बड़ी बेरहमी से मारने पीटने लगते हैं। लेकिन इजी किसी तरह अपनी जान बचाकर कहीं छुप जाती है और रीव तो किसी तरह पुल के अंदर जाकर एलियट को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एलियट तो पुल में था ही नहीं बल्कि पुल की दूसरी ओर पहुंच चुका था, मतलब डीप स्प्रिंग में। इसे किसी तरह ईव ढूंढ निकालती है, लेकिन वहां पर मौजूद एंटिटीज उसे वहां से बाहर नहीं निकलने देना चाहते थे। लेकिन रेबेका तब ईव को रास्ता दिखाती है और उसके विशिंग कॉइन को उन्हें लौटा देती है जो इस सारे फसाद की जड़ थी। और ईव तब एलियट को वहां से निकाल ले जाती है, लेकिन एलियट तब बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच चुका था, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत ही जरूरी था। लेकिन रे तभी वहां पर आकर पहुंच जाता है और ईव को ऐसा करने नहीं देता और वो ईव का ही गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है, मतलब एलियट को सेक्रीफाइस करना ही होगा क्योंकि वाटर ने उसे चूज़ किया है। लेकिन अहम वक्त पर इजी वहाँ पर आकर पहुँच जाती है बेसबॉल वाले बैट के साथ और वो अपनी माँ की जान बचाने के लिए लगातार रे को पीटने लगती है जब तक कि वो होश में नहीं आ जाता। और इजी अपने बातों से भी रे का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने की कोशिश करती है, ये कहकर कि रे को अपने अंदर बैठे उस मॉन्स्टर से फाइट करना होगा। तब एक ब्लैक वॉमिट के साथ रे होश में आ जाता है और साथ ही एलियट भी। लेकिन एलियट के बचने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही थी क्योंकि वो एंटिटीज बिना एक सेक्रीफाइस लिए उन्हें नहीं छोड़ने वाले थे। और ये बात तब रे को समझ आ चुकी थी, इसलिए वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए खुद को उन पुल की एंटिटीज के हवाले कर देता है और रे तब उस ब्लैक वाटर में जाकर समाहित हो जाता है। हालांकि इसके बाद रे की फैमिली बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकते थे सिवाय अफसोस के। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद और अब एलियट सिर्फ अपने डैड के वीडियोस देखकर ही अपने पिता की कमी को पूरा कर रहा था, जहाँ पर ईव अपने बच्चों से कहती है कि वो इस घर को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन इजी कहती है कि उनके जाने के बाद कोई और आकर उन पुल के एंटिटीज का शिकार बनेगा और उनके डैड तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते अगर वो होते तो। और कुछ दिन बाद ईव उस स्विमिंग पूल को पूरी तरह से मिट्टी से भर देती है और ज़मीन के लेवल में कर देती है ताकि कोई और उनकी तरह उस दुख को ना सहे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।